नमस्कार, मैं मीनाक्षी कहानी कहते सुनते चैनल के साथ आप लोगों के बीच फिर से आ गई हूँ। वो क्या है ना, मैंने बीच में एक छोटा सा बड़ा सा ब्रेक लिया था, लेकिन यकीन जानिए इस बड़े से ब्रेक में मैंने आप सब लोगों को बहुत मिस किया। वो लम्हे याद करती थी जब मैं स्टोरी डालने के बाद बार बार चेक करती थी अपना चैनल को, आपके कमेंट्स के लिए, आपके लाइक्स के लिए, आपके व्यूज़ के लिए। और आप लोगों ने भी मेरा खूब साथ दिया। कितना कुछ तो सीखा मैंने आप लोगों से। वो कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारा टोन बहुत लो था, थोड़ा ऊंचा बोला करो। और फिर अरे इतना हड़बड़ा के क्यों बोलती हो, रुक रुक के बोला करो, बैकग्राउंड को सेट करो। इतना लाउड बैकग्राउंड क्यों था, कलर्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। अरे वो चाय की दुकान का सेटअप तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल चाय की दुकान जैसी लग रही थी। और वो रेलगाड़ी, वो तो बचपन की याद दिला दी। वो चिपकी हुई पूरियां और आलू का स्वाद ही आ गया था मुंह में तुम्हारी स्टोरी सुनते सुनते। जानकी के साथ आपने आंसू बहाए और सिया का खुलकर बोलने को बहुत सराहा। और फिर लाल डायरी तो पता नहीं किसकी किसकी यादें कहाँ कहाँ तक गई। हाँ, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि डिप्रेशन का एंटीडोट बहुत भारी कहानी है, उनसे कह दो कि ऐसी भारी कहानियाँ ना सुनाएं। जी, मुझे आपके मैसेजेस मिल गए हैं, ध्यान रखती हूँ इन सब चीज़ों का। और यही कारण है कि आप लोगों को मैंने इस ब्रेक में बहुत बहुत मिस किया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वापस अपने YouTube चैनल कहानी कहते सुनते के साथ आप लोगों के बीच आ गई हूँ। वो क्या है, मेरे को लगता है आपके साथ मेरा एक रिश्ता सा बंध गया है, कायदे से एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए ना, अब मैं अपनी कहानियाँ आपको सुनाती हूँ और आप उसके बदले में आपका कीमती समय, आपके व्यूज़, आपके ख्यालात और आपके सजेशंस, ये सब कुछ मुझे देते हैं। तो मेरा थोड़ा सा वक्त, मेरी कहानियाँ इतना कुछ मेरे लिए लाती है आपके पास। तो है ना बड़े रिटर्न्स छोटे इन्वेस्टमेंट पे। आप भी कहने लगे होंगे ना कि ये क्या, आप रिश्तों को बैंकिंग के प्लान्स के तराजू में तोल रहे हैं। वो क्या है ना, आज की मेरी कहानी SIP की नायिका कुसुम भी कुछ ऐसी ही है। वो भी रिश्तों को इन्हीं नज़रियों से देखती है, बैंकिंग प्लान से। कुसुम एक सक्सेसफुल बैंकर है। असल में बैंकिंग तो उसके रगों में बचपन से ही रचा बसा था। यहाँ तक कि वो रिश्तों को भी बैंकिंग प्लान्स की तरह ही देखती थी। लेकिन वो आज सुबह की घटना ने कुसुम का ये नज़रिया बदलने पे मजबूर कर दिया। हुआ यूँ कि सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजी। कुसुम ने फ़ोन उठाया। हेलो, जी जी पापा, हाँ बोले। क्या, कैसा है मनु? जी 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 मैं अभी जी, क्या बोल रहे हैं? जी पापा, मैं आ जाती हूँ, पापा मैं अभी आ रही हूँ, कहती हुई कुसुम ने फ़ोन रख दिया। उसके पैरों के तले ज़मीन तो खिसक सी गई थी। वो अपने दोनों हाथों से सर को पकड़कर सोफे पे बैठ गई। उसका सर चकरा रहा था और वो अपने आप से ही बात करने लगी। कुसुम, ये सारी गलती तुम्हारी है कि मनु को संभालने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना, फिर तुमने ये गलती की कैसे? मनु कुसुम का छोटा भाई है। जब से मनु पैदा हुआ, कुसुम ने ही उसका ख्याल रखा, एक पल भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। असल में हुआ यूँ कि जब कुसुम 3 साल की थी, तब उसकी छोटी बहन गुड़िया पैदा हुई। कुसुम गुड़िया के साथ दिन भर खेलती और गुड़िया कोई 6 महीने की हुई तब कुसुम स्कूल जाने लगी। स्कूल से आती भी तो दौड़ के गुड़िया के पास जाती और उसके साथ खेलने लगती। उस दिन भी जब वो स्कूल से लौट के आई, तब उसने देखा कि घर में बहुत सारे लोग हैं। इससे पहले कि वो अंदर पहुंचती, पड़ोस वाली आंटी ने कुसुम को लेकर अपने घर चली गई और
वहीं पर उसे खाना खिलाया और सुला दिया। और शाम को जब कुसुम की आँख खुली तो आंटी वापस कुसुम को उनके घर छोड़ के आ गई। कुसुम दौड़ के गुड़िया के पास जाने लगी और जब गुड़िया कहीं नहीं मिली तब वो मम्मी के पास गई और पूछा गुड़िया कहाँ है। तब माँ ने बताया कि भगवान जी को गुड़िया बहुत पसंद थी तो वो आके गुड़िया को लेके चले गए। गुमसुम सी कुसुम मन ही मन भगवान से बातें करने लगती। भगवान जी, आप ही ने तो हम सबको बनाया है, फिर आप अपने लिए अपनी गुड़िया क्यों नहीं बनाए, मेरी गुड़िया को क्यों ले गए। और कहीं ना कहीं कुसुम के मन में ये बात बस गई कि अगर वो घर पे रहती तो वो भगवान जी को कभी भी गुड़िया को ले जाने नहीं देती। कुसुम कोई 6 साल की थी तब मनु पैदा हुआ। तब कुसुम मन ही मन तय कर ली थी कि वो मनु को किसी भी हालत में एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे ये वहम था कि अगर वो अकेला छोड़ देगी मनु को तो क्या पता भगवान जी आके फिर से मनु को भी न ले जाए। कुसुम के इस वहम से मम्मी पापा को परेशानी होती, कई बार उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही वो समझाने की कोशिश करते कुसुम सारा घर सर पे उठा लेती। मम्मी फिर भी यदा कदा कुसुम को टोक देती, लेकिन पापा कहते अभी कुसुम छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो खुद समझ जाएगी। कुसुम और मनु बड़े होने लगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए कुसुम मनु के इर्द गिर्द और ऊंचे पहरे लगाने लगी। मनु को कभी अकेले अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाने देती, कभी दोस्तों के घर जाने नहीं देती। किशोरावस्था में पहुंचा मनु को दीदी की इस बर्ताव से तकलीफ़ तो होती, लेकिन वो सोचता कि मैं कुछ बोलूं तो दीदी को बुरा लगेगा, आखिर साया बन के पाला है उसकी दीदी ने उसे, तो भला उसको आहत कैसे करता मनु। एक बार मनु के स्कूल से सारे बच्चे पिकनिक पे जा रहे थे। मनु ने भी अपना नाम लिखा लिया, लेकिन कुसुम को जैसे ही पता चला तो उसने मनु को भेजने से साफ इनकार कर दिया। मम्मी ने कुसुम को ज़ोर से डांट लगाई, सारे बच्चे जा रहे हैं, मनु भी जाएगा। पापा ने भी यही कहा। कुसुम का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया, रात भर सो नहीं पाई। उसे डर था कि कहीं पिकनिक में कोई दुर्घटना ना घट जाए। रोते रोते सुबह तक कुसुम को बुखार आ गया। सुबह वो मम्मी पापा के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि मनु को मत भेजो। मम्मी पापा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी मनु खुद चलकर आया, बोला दीदी आप परेशान ना हो, मैं नहीं जाऊंगा पिकनिक। मम्मी पापा कई बार कुसुम को समझाने की कोशिश करते और कुसुम किसी की एक न सुनती। बिजनेस मैनेजमेंट में अव्वल कुसुम को एक बहुत बड़े बैंक में नौकरी लग गई। बैंकिंग तो उसका पैशन था, लेकिन इन सब के बीच भी उसका ध्यान मनु से कभी नहीं हटा। मनु क्या पढ़ेगा, मनु कौन से कॉलेज में पढ़ेगा, कौन सी नौकरी करेगा, ये सब कुछ तय करती कुसुम। कुछ दिनों बाद कुसुम की शादी तय हो गई। अब लकीली या अनलकीली कुसुम के होने वाले पति भी उसी शहर में रहते थे। कुसुम का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि शादी करने के बाद कुसुम को मनु को छोड़कर दूर जो नहीं जाना पड़ेगा। माँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार कुसुम को टोक देती, कुसुम अब तुम अपना घर बसाओ, अपने घर पे ध्यान दो, दामाद जी का ध्यान रखो। मनु बहुत बड़ा हो गया है, अपना भला बुरा कुछ समझता है और अपना ध्यान रख सकता है। इस पर कुसुम जवाब देती, माँ मेरे बैंक के क्लाइंट्स का पूरा लाइफ टाइम प्लानिंग मैं करती हूँ, उनके इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग मैं करती हूँ। मनु तो मेरा छोटा भाई है, उसका ध्यान मैं नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। वैसे अब तो मनु बड़ा भी हो गया है और नौकरी भी करने लगा है, लेकिन कुसुम के लिए तो अभी भी वो उसका छोटा भाई ही है, जिस पर वो अपना पूरा अधिकार मानती है। जिंदगी इन सब के बावजूद भी अच्छी ही चल रही थी। फर्क तो तब पड़ा जब मनु की शादी तय हो गई नेहा के साथ। अपने छोटे भाई को दूल्हा बने देखकर कुसुम फूली नहीं समा रही थी।
बहुत खुश थी वो। लेकिन जब शादी के बाद नेहा घर आई और मनु नेहा के साथ ज़्यादा वक्त बिताता, तब कुसुम को ये बर्दाश्त नहीं होता। माँ कुसुम को समझाने की कोशिश करती तो वो कहती, माँ तुम नहीं समझ रही हो, ये लड़की बहुत चालाक है, देखना एक दिन ये डिफॉल्टर। चुप रहो कुसुम, नेहा बहुत अच्छी लड़की है, उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना। ये सुनकर तो कुसुम को और भी ज़्यादा परेशानी हो गई और नेहा के लिए तो उसके मन में और कड़वाहट भर गई। अब तो कुसुम मौका पाकर नेहा को यदा कदा ताने मारती, उसे नीचा दिखाती। मम्मी पापा मनु को ये बात कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ कहते नहीं कुसुम को। फिर आया मनु का जन्मदिन। उस दिन कुसुम को आते आते थोड़ी देर हो गई। जब वो घर पहुंची तो देखा कि नेहा किचन में खाना बना रही है, साथ में मनु भी उसकी मदद कर रहा है। अंदर ही अंदर कुड़ती हुई कुसुम तेवर दिखाकर नेहा से बोली, लो आज तक तो हमारे भाई को सब कुछ थाली में परोस कर मिलता था, अब देखो जन्मदिन वाले दिन भी खुद ही को पकाना पड़ रहा है उसे। माहौल को हल्का करने के लिए मनु ने कहा, अरे दीदी मेरी और नेहा की तो बराबर की पार्टनरशिप है, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। ओ ज़रा मैं भी तो देखूँ तुम्हारी पार्टनर ने बनाया क्या क्या है, कहती हुई कुसुम खाना देखने लगी। फिर अचानक एक पतीले का ढक्कन निकाल कर बोली, ये क्या है? खीर है कुसुम, माँ ने कहा। माँ हम क्या ऐसी खीर बनाते हैं, कितना बेकार लग रहा है, चलो हटो मैं ही बनाए देती हूँ। नहीं कुसुम, सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है, बड़े प्यार से बनाया है नेहा ने, चलो हम सब खाना खाते हैं, कहती हुई माँ कुसुम का हाथ पकड़कर किचन से बाहर लेके गई। सब लोग खाना खाने बैठ गए, लेकिन कुसुम अभी भी मन ही मन सुलग रही थी। उसे डर लग रहा था कि नेहा धीरे धीरे मनु को टेक ओवर कर ले रही है, लेकिन उसे कहीं ये भी बात लग रही थी कि कुछ भी हो जाए मनु की लॉयल्टी तो मेरे तरफ से हटेगी नहीं, मनु अपनी दीदी का साथ ही देगा हर समय। नेहा सबको खाना परोसने लगी। फिर जब खीर परोस रही थी तब कुसुम ने फिर से उसे डांट लगाई, अरे तुम्हें कुछ भी पता नहीं रहता क्या? तुम्हें ये तक नहीं पता कि मनु खीर उस नीले वाले प्याले में खाता है? कब तक नई बहू बनी रहोगी? जाओ जाकर लेकर आओ। ऊंची आवाज़ सुनकर नेहा बहुत घबरा गई। किचन से वो जल्दी जल्दी प्याला लेके आई और खीर भरकर मनु को देने लगी, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से वो प्याली छूट गई और टूट गई। सत्यानाश, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है क्या? तुम्हें पता है ये मनु का मनपसंद प्याला है और तुमने उसे तोड़ दिया। कुसुम की ऊंची आवाज सुनकर नेहा और घबरा गई और रोने लगी। आखिर मनु को बीच में बोलना ही पड़ा, अरे दीदी नेहा ने जानबूझ के थोड़े ही किया है, गलती से हो गया ना, आप तब से उसे भला बुरा कहे ही जा रही हो, एक प्याला ही तो टूटा है, अब बस भी कीजिए ना दीदी। ये बात सुनकर कुसुम स्तब्ध रह गई। उसे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। कभी ना बात करने की, कभी इस घर ना आने की, कभी मनु से ना मिलने की कस्में खाते हुए कुसुम अपने घर लौट आई। मम्मी पापा ने लाख समझाया पर कुसुम ने किसी की एक ना मानी। कई राखी के त्यौहार निकले, कई जन्मदिन निकले मनु के, लेकिन कुसुम कभी उस घर नहीं गई, ना ही मनु से मिलने की कोशिश की। हाँ, हर राखी पर मनु के नाम की एक राखी जरूर खरीदती और हर जन्मदिन पर एक खास तोहफा जरूर खरीदती। कहीं अलमारी के ऊपर, पलंग के नीचे उन्हें जमा करके रखने लगी। दूसरे शब्दों में मनु के लिए वो प्यार को वो काले धन की तरह इकट्ठा कर रही थी और उस पर एक मोटी सी चादर ओढ़ के रख रही थी। और आज सुबह सुबह पापा का फ़ोन आया कि मनु को दिल का दौरा पड़ गया है और आने वाले 2 दिन डॉक्टर्स ने बहुत क्रिटिकल बताया है।
कुसुम को तो ऐसा लग रहा था मानो उसके घर में जगह जगह 500 के नोट दबे हुए हैं और सरकार ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया है। कब भुनाएगी वो सब कुछ? कब बांधेगी वो सारी राखियां? कब देगी वो सारे तोहफे जो उसने घर में जहां तहां दबा के रखे हैं? कब जताएगी वो सारा प्यार जिसे वो अहंकार के चादर तले दबा के रखी है? कुसुम फिर अपने आप से बात करने लगी, मैं भी कितनी पागल हूँ। प्यार को फिक्स डिपॉजिट समझ बैठी और दो लोगों के बीच बढ़ जाने पर मेरा हिस्सा कम होने का डर लेके बैठ गई। अरे प्यार तो म्यूचुअल फंड की तरह होता है, जितना ज़्यादा बांटोगे उतने ही अच्छे रिटर्न्स होते हैं। नहीं नहीं, प्यार मुझे तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना था। मनु को थोड़ा सा प्यार और नेहा को थोड़ी इज्जत देती तो मेरी भी लाइफ खुशियों से भर जाती ना। कितने अच्छे रिटर्न्स होते। अरे इस एकाधिकार के चक्कर में ना मैं एक प्यारे से फैमिली की पार्टनरशिप ही खो बैठी। मैं जाती हूँ, मनु से मिलती हूँ, एकदम पुराना सब कुछ भूलकर एक नया अकाउंट खोलती हूँ, जॉइंट अकाउंट। बहुत सारा प्यार भर जाएगा उसमें। कहती हुई कुसुम हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अरे कुसुम जी, फाइनली आप जॉइंट अकाउंट खोलने वाली है। आप ये अकाउंट में प्यार डालती कैसे हैं? कैसे तोलती है प्यार को? ज़्यादा प्यार, थोड़ा प्यार, 1 किलो प्यार, 2 किलो प्यार? प्यार तो एक इमोशन है जिसका ना कोई रंग है ना रूप है। बस इसे तो बांटे जाओ और वापस पाने की एक्सपेक्टेशन ही मत रखो। किसी को टूटकर इतना प्यार करो कि आपके प्यार करने की इस अदा पर वो फिदा हो जाए और प्यार करने लगे। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी तकलीफ देती है हमें। अब देखिए ना, अब मैं आपके लिए कहानियाँ लाती हूँ। कभी कहती हूँ क्या कि अरे मेरे YouTube चैनल कहानी कहते सुनते को सब्सक्राइब कीजिए, वो सब्सक्राइब बटन नीचे है, ऐसा कहा क्या? नहीं, मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। मुझे पता है कि आप इस लंबे ब्रेक के बाद जिन्होंने नहीं किया है कर ही लेंगे, लेकिन मैं नहीं कह रही करने को। और फिर जब सब्सक्राइब बटन दबाया तो वो बेल आइकन दबाइए, ये भी कभी नहीं कहती। हाँ, बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशंस आते हैं। अब कहानी अच्छी लगी आपको तो आप लाइक करेंगे ही, और कमेंट्स तो आप करेंगे ही। डायरेक्टली इनडायरेक्टली व्हाट्सएप पे इधर उधर से अपने दोस्तों को बताएंगे जो कि मेरे दोस्त हैं। लेकिन मैं कभी ये सब कुछ कहती ही नहीं, मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। चलिए अगली कहानी लेकर फिर से आती हूँ। कब आऊँगी? अरे वो बेल आइकन नोटिफिकेशंस पे आ जाएगा ना। अच्छा, नमस्ते।